हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। चलिए आप सभी को मोस्ट वेलकम और गुड इवनिंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मापन के उपकरणों से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मापन के उपकरणों के रूप में निरीक्षण अथवा अवलोकन तकनीक विधि का संक्षेप में वर्णन करें। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि निरीक्षण अथवा अवलोकन तकनीक किसे कहते हैं, विस्तृत विवरण दीजिए। तो सबसे पहले आके जानते हैं मापन के उपकरण। इसके पीछे वाला क्लास में बताए थे मापन के उपकरण के बारे में 5 टाइप्स के, और इसमें टूल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यानी उपयुक्त वर्णित मापन तकनीकों का प्रयोग करके मापन उपकरणों की रचना की जा सकती है। मापन उपकरणों से अभिप्राय एक ऐसे तैयार साधन से है जिसका सरलता से उपयोग करके मापन किया जा सके। मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। इसको कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है निरीक्षण अथवा अवलोकन तकनीक विधि। तो इसमें हो जाएगा ऑब्जर्वेशन तकनीक में निरीक्षण बहुत प्रचलित विधि है। यह है निरीक्षण है जो बहुत क्या है, तो यह है बहुत प्रचलित विधि है। निरीक्षण अथवा जो तकनीक विधि है वह बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में मानवीय व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है तथा उसी के आधार पर आंकड़े क्या किए जाते हैं, तो तैयार किए जाते हैं एकत्रित करके। यह विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के मानवीय व्यवहार के मापन सीधा यह है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों के मानवीय व्यवहार के मापन का यह है जो क्या है, तो यह एक है जो सीधा और ये आसान एक तरीका है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस प्रविधि का उपयोग प्रमुख रूप से नियंत्रित प्रयोगों में किया जाता है। बिना अवलोकन किए हम कुछ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व तथा बुद्धि के अनेक पक्षों का ज्ञान इसके द्वारा ही क्या होता है, तो संभव होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आदि मानव द्वारा प्रयुक्त मापन विधियां अवलोकन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस काल का खाना दोष शिकारी जानवरों के चीखे सुनता था, बहने वाली ठंडी हवा का अनुभव करता था, ऋतु का आगमन आदि का ज्ञान अवलोकन विधि से ही क्या करता था, तो कर पाता था। अवलोकन विधि से जिस प्रकार ज्योतिषी है जो नक्षत्र का अवलोकन करता है, चिकित्सक क्या करता है, तो जो डॉक्टर है जो रोगी का निरीक्षण करके उसे छूकर करता है, नाड़ी की गति को इस तरह से पकड़कर करता है, मतलब अनुमान लगाकर उपचार सलाह देता है। उसी प्रकार शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करने में क्या किया जाता है। व्यक्ति एकांत में समूह में विशिष्ट परिस्थितियों में जो कुछ भी क्रियाएं करता है उनको निरर्थक नहीं समझा जा सकता है। प्रायः देखा जाता है कि बैठे अथवा चलते फिरते अनेक प्रकार की अनावश्यक क्रियाएं करता रहता है। जैसे उंगलियों का क्या करता है, तो चटकाना, इस तरह से चटकाता है। उसके बाद हाथों को क्या करता है, तो इस तरह से झटकाना, अपने आप से बात करना आदि। इन आवश्यक क्रियाओं का व्यक्तित्व में क्या है, व्यक्तित्व में मापन में अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किए बिना उसके संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। शुद्ध अवलोकन के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन की जाने वाली वस्तु की ओर ही ध्यान लगाया जाए और जो कुछ भी अवलोकन किया गया है उसे तत्काल लिख लिया जाए, क्योंकि स्मृति के क्षीण होने पर अवलोकन के समय बातें धूमिल हो जाती है। साथ ही अवलोकन करने में यह जो क्षमता भी क्या है, तो होनी चाहिए कि वह किसी प्रकार के संवेगात्मक संतुलन का पता लगा सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक केवल बालकों को क्या करता है, तो शैक्षिक समायोजन का ही अवलोकन करता है तथा जीवन से संबंधित दूसरी परिस्थितियों में छात्र किस प्रकार समायोजन करते हैं इस ओर ध्यान क्या करता है, तो नहीं देता है शिक्षक। इसके अतिरिक्त केवल समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का ही निरीक्षण नहीं करना चाहिए बल्कि सभी छात्रों के अवलोकन करना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अध्यापक को अपने अवलोकन के प्रति विश्वस्त होना चाहिए। साथ ही जिन व्यवहारों, वस्तुओं अथवा दृश्यों का वह अवलोकन करना चाहता है उसमें उसका निष्पक्ष होना एक मुख्य क्या है,
तो एक शर्त है, मात्र किसी के कहने पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें निर्णय अवलोकनकर्ता पर क्या करता है, तो निर्भर रहता है या फिर निर्भर करता है। अतः अवलोकन के परिणामों के अधिक संतोषजनक बनाने के लिए किसी प्रकार के आग्रह, पक्षपात अथवा भावुकता से उत्प्रेरित नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के कितने प्रकार है, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे पहला हो जाएगा एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है जो इंटरनल या फिर कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी बाहरी निरीक्षण, और एक होता है आंतरिक या फिर स्वयं निरीक्षण हो जाएगा। तो हमारे सामने कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती है जिसमें स्वयं व्यक्ति विशेष से ही पूछते हैं कि ऐसा आपने कितनी बार किया, कब किया तथा क्यों किया। यह आत्मनिरीक्षण है। क्या है, तो यह है जो आत्मनिरीक्षण है। जैसे कभी कभी जो व्यक्ति है जो अपने आप से क्या करता है, तो पूछता है कि ऐसा आपने कितनी बार किया, क्यों किया और कब किया, किस लिए किया। यह आत्मनिरीक्षण है। इसके अतिरिक्त जब कोई शिक्षक बालक के व्यवहार का निरीक्षण करता है तब यह बाह्य निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बाह्य निरीक्षण। या फिर कोई एक व्यक्ति जब दूसरे के बारे में जब निरीक्षण करता है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी बाह्य निरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है, तो इस प्रकार के निरीक्षण में किसी बाह्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए। इस विधि में एक मुख्य दोष यह रह जाता है कि अवलोकनकर्ता व्यवहार के केवल एक ही पक्ष के अवलोकन कर पाता है। क्या करता है, तो व्यवहार के केवल एक ही पक्ष के अवलोकन कर पाता है, क्योंकि वह उन व्यक्तियों से पूर्ण परिचित नहीं होता है कि वह व्यक्ति है जो कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर सच्चा है या फिर झूठा है। स्वयं निरीक्षण में व्यक्ति से स्वयं अपना विचार देने को कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार के निरीक्षण में व्यक्ति है जो बहुत सी बातों को क्या करते हैं, तो बहुत से जो गंदी बातें हैं उसको क्या करते हैं, छिपा लेते हैं। वह केवल अच्छे बातें को ही बता पाते हैं। तो ऐसा परिस्थिति में परीक्षणों में किया जाता है, ऐसी परिस्थिति जन्य परीक्षणों में किया जाता है। परिस्थिति जन्य परीक्षण में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जो जीवन की परिस्थितियों से क्या होती है, तो वह मिलती जुलती है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि ईमानदारी परीक्षण हो गया, नकल करने की प्रवृत्ति हो गया। इसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अवलोकन का दो अन्य प्रकार से भी क्या, तो वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन एक होता है, एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अवलोकन, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो प्रत्यक्ष अवलोकन में व्यक्ति का यथार्थ स्थिति में निरीक्षण किया जाता है। इस विधि में जो परीक्षण करता है बालक के व्यवहार का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है, और बालक अपने नित्य प्रति के कार्य में व्यस्त रहता है तथा निरीक्षण करता अपने अवलोकन को नियमित रूप से क्या करता है, तो लिखता जाता है। स्वाभाविक है कि निरीक्षण करता की उपस्थिति में बालक का स्वभाव कुछ सीमा तक क्या, तो अस्वाभाविक हो जाता है। फलस्वरूप हमारा अवलोकन परम शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। फिर भी प्रत्यक्ष अवलोकन विधि द्वारा बालकों के व्यवहार संबंधी विभिन्न पक्षों के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अबोध बालक के व्यवहार के मूल्यांकन के संदर्भ में इस विधि का क्या, तो प्रमुख दो कारण है। दो कारणों से है। सबसे पहला जो आपका जो कारण है, बालक में भाषा का विकास सीमित रहने के कारण प्रत्यक्ष अवलोकन अधिक सार्थक प्रतीत होता है। अबोध बालक अपने व्यवहार को कृत्रिम बनाने की चेष्टा नहीं कर पाता है, अतः किसी अजनबी की उपस्थिति में उसके व्यवहार बहुत अधिक देर तक प्रभावित नहीं कर पाती है। उसके बाद आपका है जो अप्रत्यक्ष अवलोकन है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अप्रत्यक्ष अवलोकन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है, तो जो अप्रत्यक्ष अवलोकन है इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। यह प्रविधि प्रत्यक्ष अवलोकन का ही प्रकृष्ट रूप है। यह प्रविधि समाजशास्त्र के क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए अत्यंत क्या है, तो उपयोगी सिद्ध हुई है। समाजशास्त्र के शोधकर्ताओं ने आदिवासियों के जीवन शैली का विश्वसनीय
परिचय इसी प्रविधि के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रविधि को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला हो गया, चयन किए गए व्यवहारिक पक्षों का विशिष्टीकरण कर देना चाहिए। निरीक्षण कार्य का परिमाणन कर लेना चाहिए। उसके बाद व्यवहार प्रारूप यानी बिहेवियर पैटर्न निश्चित कर लेना चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने वाले अध्यापक को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। व्यवहार अवलोकन को लिपिबद्ध यानी रिकॉर्डिंग करने की उचित व्यवस्था की जाए। उसके बाद निरीक्षण विधि का विशेषताएं, यानी निरीक्षण विधि के क्या क्या विशेषताएं हैं। इस विधि का प्रयोग शिशुओं एवं वयस्कों दोनों के व्यवहार के अवलोकन के लिए किया जा सकता है। इस प्रविधि का प्रयोग गूंगे, बहरे, अपंग व्यक्तियों के व्यवहार का मूल्यांकन में भी किया जा सकता है, यानी किसी प्रकार के भी व्यक्ति में किया जा सकता है। व्यवहार का अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जा सकता है। निरीक्षण में बालक के यथार्थ व्यवहारों का अवलोकन किया जा सकता है। इस विधि में प्रयोग में सामान्यतः किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग सभी व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अबोध बालकों का अध्ययन करने के लिए अवलोकन एक अत्यंत उपयोगी विधि हो जाएगा। इस विधि के द्वारा जो व्यक्ति या समूह है का निरीक्षण एक ही समय में करना संभव हो जाता है। उसके बाद इसके कुछ दोष भी है। इसका दोष क्या क्या है, तो निरीक्षण विश्लेषण करते समय पूर्व धारणाओं से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक इसे व्याप्त प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। अवलोकन करने में अधिक समय लगता है। उसके बाद व्यक्ति के सहज व्यवहार पर प्रेक्षक का उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रयास करने पर भी बालक के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को समान नहीं बनाया जा सकता है। यह प्रविधि आत्मनिष्ठा एवं पक्षपात से क्या होती है, तो पूर्ण होती है। व्यक्ति दिल में कुछ चाहता है और बाह्य व्यवहार कुछ और प्रदर्शित करता है। ऐसी परिस्थिति में निरीक्षण लाभदायक नहीं होती है। विभिन्न अवलोकनों के द्वारा दिया गया विवरण क्या होता है, तो समान नहीं होता है, यानी सेम नहीं होता है, अलग अलग भी हो सकता है। अवलोकनों को स्वयं के भाव, उसकी मनोवृत्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, थकान आदि का भी अवलोकन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसके सुझाव है, कुछ सजेशन है। तो अवलोकन विधि को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि कुछ सुझाव दिया गया है। आपका पहला सुझाव है कि निरीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट होने से परिभाषित कर लेना चाहिए। निरीक्षण की व्याख्या वस्तुनिष्ठ ढंग से होनी चाहिए। व्यवहार का मूल्यांकन अनेक अवलोकनों के आधार पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे विश्वसनीयता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। अवलोकन विधि का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब परीक्षण विधि उपयुक्त प्रतीत न हो। जहां तक हो सके अवलोकन यह प्रयास करे कि अवलोकक है जो यह प्रयास करे कि उसका अवलोकन पक्षपात रहित हो। यदि व्यक्ति विशेष में उसकी रुचि नहीं है तो अच्छा होगा कि वह निरीक्षण नहीं करे, वही ठीक है। निरीक्षित घटना का रिकॉर्ड तथा उसकी आख्या यानी जो रिपोर्ट है वास्तविक एवं शुद्ध हो। निरीक्षण संबंधित उपकरणों का निश्चय पहले ही से ही कर लेना चाहिए। तो ये जो आपका था वह क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, जिसमें आप लोग अवलोकन के प्रकार, उसके बाद मापन को उपकरण के बारे में जान लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप सभी को थैंक यू सो मच।